पिछली चर्चा में हमने प्रदेश के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। इस बार हम प्रदेश के विभिन्न प्रकार या प्रदेश की प्रकारिकी का नियोजन के संबंध में क्या महत्व है उसकी चर्चा करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। नियोजन के संबंध में हम पहले एक लक्षण और बहुलक्षण एवं सकल प्रदेशों को लेंगे। एक लक्षण वाले प्रदेश हम जानते हैं किसी एक भौगोलिक तथ्य को आधार बनाकर इनका सीमांकन किया जाता है, जैसे उच्चावच प्रदेश, मिट्टी के प्रदेश, भूजल संसाधन के प्रदेश या खनन प्रदेश जैसे कि कोई कोयला प्रदेश या है ना लो अयस्क उत्पादन प्रदेश। ये एक लक्षण पे आधारित होते हैं। बहुलक्षण वाले प्रदेश में एक से अधिक तत्वों को एक साथ लिया जाता है, जबकि सकल प्रदेश जिन्हें भौगोलिक प्रदेश भी कहते हैं उनमें सभी प्राकृतिक सांस्कृतिक तथ्यों को लेकर उन प्रदेशों को सीमांकन किया जाता है। अब ऐसे प्रदेशों का नियोजन में क्या महत्व है, क्या सार्थकता है। कोई भी नियोजक या प्लानर किसी प्रदेश के विकास हेतु वर्तमान दशाओं को देखकर भविष्य के लिए वांछित स्वरूप क्या है, भविष्य कैसा चाहते हैं आप उस प्रदेश का, उसके लिए योजना बनाकर एक कार्यक्रम के अनुसार योजना को लागू करने के लिए वो अपनी भूमिका निभाता है। जब उसके नियोजन का लक्ष्य किसी एक तत्व का विकास करना होता है, जैसा कि हम किसी एक अर्थव्यवस्था के किसी एक प्रखंड या सेक्टर की प्लानिंग में देखते हैं, सेक्टोरल प्लानिंग में किया जाता है। तो जैसे कृषि क्षेत्र का विस्तार करना या भूजल के संसाधनों का विदोहन करना या मान लो कि कोयला खनन के का विकास करना आदि, तो वह एक लक्षण आधारित प्रदेशों से नियोजन हेतु आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। जब एक ही तथ्य का विकास करना है तो एक लक्षण आधारित प्रदेशों का प्रयोग करेगा कोई नियोजक। किंतु अगर प्लानर या नियोजक का उद्देश्य किसी प्रदेश का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास करना होता है, जैसा कि प्रादेशिक नियोजन में किया जाता है, तो वह सकल भौगोलिक प्रदेश की अवधारणा का प्रयोग करेगा। भौगोलिक प्रदेश या सकल प्रदेश कह लें। विभिन्न सकल प्रदेशों के अध्ययन से उसे किसी क्षेत्र के प्राकृतिक सभी सांस्कृतिक संगठनों के आपसी संबंधों और उनमें उभरी समस्याओं को समझने के लिए एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह एक उपयुक्त विकास के लिए योजना का निर्माण कर पाता है। दूसरा जो वर्ग है वो सामान्य तथा विशिष्ट प्रदेश। सामान्य प्रदेश हमने देखा था कि ऐसे चुने गए भौगोलिक तत्व के सामान्य वितरण को आधार बनाकर इनका सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। ऐसी सामान्य विशेषताओं से युक्त पृथ्वी के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रों को सामान्य प्रदेश की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि गर्म मरुस्थल, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश सामान्य प्रदेश का ही उदाहरण हुआ। जबकि विशिष्ट प्रदेश कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त होते हैं। उनका अपना एक नाम होता है, अपना एक आकार होता है, स्थिति होती है अक्षांशीय देशांतरीय, उसके द्वारा वो निर्धारित होते हैं। अगर हम नाम लें थार मरुस्थल का या इजराइल के नेगेव मरुस्थल का, तो ये विशिष्ट उष्ण मरुस्थल हो जाएंगे, विशिष्ट प्रदेशों का उदाहरण होंगे। ऐसे प्रदेशों का नियोजन में क्या महत्व है। एक प्रादेशिक नियोजक को विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसे यूएनडीपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये एक संगठन है उसका। ऐसा संगठन या ऐसे कई अन्य संगठन हैं वो मरुस्थलीय प्रदेशों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश समय समय पर छापते हैं, प्रकाशित करते हैं।
इस प्रकार के दिशा निर्देश या योजनाओं के सामान्य प्रारूप मरुस्थलीय प्रदेशों के विषय में सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर आधारित होते हैं। सामान्य प्रदेशों का अध्ययन करके ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो सामान्य प्रदेश की अवधारणा का प्रयोग इस प्रकार सामान्य योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। जब किसी योजनाकार को किसी विशिष्ट मरुस्थल जैसे थार मरुस्थल के लिए कोई प्रादेशिक योजना तैयार करनी है तो उसे थार मरुस्थल के विशिष्ट लक्षणों को जानना आवश्यक हो जाता है। उसको एक स्पेशल विशिष्ट खास योजना बनानी है एक खास क्षेत्र के लिए। उसके इस कार्य में थार मरुस्थलीय प्रदेश से जुड़े अध्ययनों से आवश्यक जानकारी और इनपुट्स प्रदान होंगे। तीसरा जो प्रदेशों का समूह है वो है स्वरूपी तथा क्रियात्मक प्रदेश। स्वरूपी प्रदेश फॉर्मल रीजन होते हैं। इन्हें आकृतिक या आकारिक प्रदेश भी कहते हैं। इनके सीमांकन के माध्यम से हम विभिन्न प्रदेशों में चुने गए तथ्यों के आधार पर समरूपता एवं समांगता का निर्धारण करते हैं कि कोई तथ्य पूरे प्रदेश में समान रूप से वितरित है कि नहीं। जिन जिन क्षेत्रों में चुने गए तथ्यों की समरूपता होती है उन सभी को हम स्वरूपी प्रदेश या आकारिक प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं। समरूपता के निर्धारण हेतु लिए गए आधार भौतिक भी हो सकते हैं, जैसे धरातल, आर्थिक हो सकते हैं, कोई आर्थिक गतिविधि, कृषि या उद्योग या खनन। सामाजिक भी हो सकते हैं, जैसे कोई किसी खास धर्म का या किसी भाषा का मौजूद होना। सांस्कृतिक हो सकते हैं, किसी क्षेत्र में सांस्कृतिक विशेषताओं को आधार बनाकर भी हम प्रदेश सीमांकित कर सकते हैं। पर्वतीय प्रदेश, उच्च या कम आय स्तर वाले प्रदेश, उच्च या कम साक्षरता के प्रदेश, ये सभी इस प्रकार के प्रदेशों के उदाहरण हैं। स्वरूपी प्रदेश जिन्हें कहते हैं उनके उदाहरण हैं जो समरूपता पर आधारित होते हैं। ऐसे स्वरूपी या आकृतिक प्रदेश अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, फिर भी इनसे किसी प्रदेश में विभिन्न बस्तियों या अधिवासों के बीच पाए जाने वाले परस्पर क्रियात्मक निर्भरता का ज्ञान नहीं हो पाता है। चूँकि प्रदेशों का विकास काफ़ी हद तक आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करता है एवं आर्थिक गतिविधियां क्रियात्मक स्वरूप वाली होती हैं, उनमें क्रियात्मकता दिखाई पड़ती है, झलकती है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन में क्रियात्मक प्रदेश का प्रयोग सहज रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्रियात्मक प्रदेश में हम क्रियात्मक मानव की क्रियाएं खासकर आर्थिक गतिविधियों को आधार बनाते हैं। इसमें समरूपता नहीं अपितु क्रियाओं के द्वारा जुड़े हुए जो अलग अलग ग्राम या कस्बे या नगर महानगर आदि हैं उनके बीच जो क्रियात्मक संबंध है उसको आधार बनाकर क्रियात्मक प्रदेश को सीमांकित किया जाता है। अब नियोजन में क्या महत्व है ऐसे स्वरूपी प्रदेश या क्रियात्मक प्रदेश का? स्वरूपी या फॉर्मल आकारिक प्रदेश के अध्ययन से किसी देश के विभिन्न भागों में जो भी प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विविधताओं का ज्ञान होता है। यह ज्ञान नियोजन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न प्राकृतिक सांस्कृतिक विशेषताओं वाले प्रदेशों में एक जैसी विकासात्मक योजनाएं लागू नहीं की जा सकती। अलग अलग प्रदेश अलग अलग स्वरूप वाले हैं, उनमें उनके जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उनकी प्राकृतिक या आर्थिक या सामाजिक विशेषताएं अलग अलग होंगी तो उनके लिए बनाई जाने वाली योजनाएं भी इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही बनानी होंगी। अगर योजनाएं इस तथ्य को नज़रअंदाज करके बनाई जाएंगी तो सफल नहीं होंगी, क्योंकि हर एक क्षेत्र या प्रदेश की अपनी अपनी क्षेत्रगत विशेषताएं होती हैं।
तो उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बंगाल के दो प्रदेश हैं, सुंदरबन डेल्टा और दार्जिलिंग हिमालय। अगर इन दोनों के लिए विकास की योजनाएं बनानी है तो वो एक जैसी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक पहाड़ी प्रदेश है, एक दलदली या डेल्टाई प्रदेश है। इन दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इन इन दो अलग अलग स्वरूपी प्रदेशों का जो आधार है, जो विशेषताएं हैं, वो एक जैसी है नहीं। ऐसी क्रियात्मक प्रदेश की बात करते हैं तो क्रियात्मक प्रदेश के अध्ययन से नियोजक को किसी क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन की जानकारी होती है कि कोई प्रदेश, कोई एरिया किस प्रकार संगठित है, आर्थिक या अन्य गतिविधियों के द्वारा किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इसको क्षेत्रीय संगठन बोलते हैं। अर्थात उस प्रदेश के विभिन्न अधिवास, बस्तियां एवं संसाधनों का आपसी क्रियात्मक संबंध किस प्रकार का है, वो आपस में कैसे क्रियात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसी जानकारी क्रियात्मक प्रदेशों से प्राप्त होगी। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्रियात्मक प्रदेशों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्रियात्मक प्रदेशों का निर्माण करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए किसी प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का संगठन एक लंबे काल में धीरे धीरे विकसित होता है, जिसके पीछे कई अलग अलग भौतिक, आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक कारक हुआ करते हैं। इन सबको तथा इनसे उत्पन्न परस्पर आर्थिक निर्भरता को समझकर विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों के बीच में जो परस्पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है, उसको समझकर एक प्लानर, एक नियोजक आर्थिक विकास के लिए एक उचित योजना का निर्माण कर सकता है। अगर पहले से विकसित क्रियात्मक अंतर संबंध अच्छे हैं, वांछनीय हैं, उनको आगे बनाए रखने की ज़रूरत है, तो प्रादेशिक नियोजक उन आर्थिक गतिविधियों हेतु पुष्टि की योजना बनाएगा कि उन आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ाने की और मजबूत बनाने की योजना बनाएगा। अगर ये क्रियात्मक अंतर संबंध हटाने हैं, वांछनीय नहीं है, उपयोगी नहीं है, उस प्रदेश के लिए नुकसानदेह हैं, तो उनको दूर करने की भी योजना बना सकता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के प्रदेश प्रादेशिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण अलग अलग भूमिका अपनी निभाते हैं।